अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है पिछले लेक्चर से ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े थे कि क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं कि क्लासेस आपके पास एक ब्लूप्रिंट होती हैं लाइक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट यानी एक क्लास के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, एक टेम्पलेट, एक प्रॉपर्टीज़ बता रहे होते हैं कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे इस क्लास के अंदर। और ऑब्जेक्ट्स के आर इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है, क्लास की डिस्क्रिप्शन की जो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि ये जो क्लासेस हैं इनको कैसे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है और इनको कोड में कैसे यूज़ करना है आपने। ठीक है, उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप। तो वैल्यू टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि डायरेक्टली डाटा को कंटेन करी होती हैं। डायरेक्टली कंटेन डाटा स्टोर्ड ऑन द स्टैक मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, कैन नॉट बी नल, एंड इंट वैल्यू इज़ अ वैल्यू टाइप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है इंट आई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो मेमोरी में जब ये वैल्यू स्टोर होगी तो जब हम आई को एक्सेस करेंगे तो आई यानी इस एड्रेस पे हमारे पास 100 वैल्यू स्टोर होगी। डायरेक्टली कंटेन्स डाटा। ठीक है, वैल्यू टाइप्स यानी लाइक इंट है, फ्लोट है, डेसिमल है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ये हमारे पास वैल्यू टाइप्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्टली डाटा स्टोर हो रहा होता है। यानी आई के एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, जो हमने यहाँ लिखी थी 100 स्टोर है रैम में। ठीक है, लेकिन रेफरेंस टाइप क्या होती हैं? कंटेन्स रेफरेंस टू डाटा स्टोर्ड ऑन द हीप डिक्लेयर्ड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ऐसी डाटा टाइप्स जिनको आप न्यू के कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं वो रेफरेंस डाटा टाइप्स होती हैं। रेफरेंस डाटा टाइप डायरेक्टली डाटा को कंटेन नहीं करती बल्कि उनका रेफरेंस होता है उनके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये जो स्ट्रिंग एस है ये एक एड्रेस को डिनोट कर रही है। इस एड्रेस के अंदर एक वैल्यू नहीं स्टोर बल्कि एक एड्रेस स्टोर है। ये एड्रेस एक और एड्रेस को लोकेट कर रहा है जहाँ जाके ये वैल्यू स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो रेफरेंस टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स होंगी जो कि रेफरेंस स्टोर कर रही होंगी, यानी एक एड्रेस स्टोर कर रही होंगी। आप उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी। जबकि वैल्यू डाटा टाइप्स में या वैल्यू टाइप्स में डायरेक्टली डाटा हमारे पास उस लोकेशन पे स्टोर होता है। रेफरेंस डाटा टाइप्स में रेफरेंस स्टोर होता है, यानी एक रेफरेंस एड्रेस स्टोर होता है। उस रेफरेंस एड्रेस पे जाते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद है जी हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब सी शार्प में अगर आपने कोई क्लास डिक्लेयर करनी है तो आप उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे? यहाँ पे देखें लिखा है पब्लिक दैट इज़ अ एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस क्या होती हैं? प्राइवेट होती हैं। पब्लिक क्लास कस्टमर। ठीक है, क्लास क्या लिखी हुई है? क्लास का नेम है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड है। कस्टमर क्लास का नेम हमने रखा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट की। अब क्लास में हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। यहाँ हमने 3 प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, तीनों की एक्सेस मॉडिफायर को पब्लिक किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप स्ट्रिंग नेम, फ्लोट, क्रेडिट एंड इंट आईडी। तो हमने यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हुई हैं। अब इस क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ टू इंस्टेंशिएट द क्लास ऑब्जेक्ट। कस्टमर क्लास का नेम लिखते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना हो उसका नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट कस्टमर। क्लास का नेम लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट जो भी आप डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं उसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इज़ इक्वल टू न्यू यहाँ पे कीवर्ड है और अगेन यहाँ पे क्लास का नेम आता है और पेरेंथेसिस आती हैं। ठीक है, हाउ टू एक्सेस अ क्लास वेरिएबल। अब इसी क्लास वेरिएबल को, ये जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इसके थ्रू अगर मुझे इनमें से कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी? नेक्स्ट कस्टमर यानी ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट डाला और जो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है इनमें से उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट कस्टमर डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी पॉटर, यानी आप इस ऑब्जेक्ट के नेम को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं? हैरी पॉटर। अब फॉर एग्जांपल बेसिकली क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने, जिस तरह हमारे पास एवीसीना में रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो बजाय इसके मैं 1000 दफ़ा नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 एंड सो ऑन
इतने सारे नेम के वेरिएबल क्रिएट करती, ठीक है। तो उसका बेस्ट एंड प्रेफरेबल सोल्यूशन क्या था कि मैंने देखिए एक दफ़ा नेम का वेरिएबल क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट होगा, आप ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग डिफरेंट हैं, स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अलग है, तो हर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन उन सब की प्रॉपर्टीज सेम थी। तो बजाय इसके कि हम स्टूडेंट 1 और उसके लिए फिर नेम 1 लिखें, स्टूडेंट 2 और नेम 2, स्टूडेंट 3 एंड नेम 3, इससे क्या होता, हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को आने के लिए सोल्यूशन हमने प्रोवाइड क्या किया कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट कर रहे हैं और एक ही प्रॉपर्टी को या एक ही वेरिएबल को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारी मेमोरी कंजम्पशन लो हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इन सी शार्प इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स स्पेस टू स्टोर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होती है जहाँ पे वो डाटा स्टोर कर रहा होता है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, यहाँ पे एक क्लास है, रेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है अभी, ठीक है। फिर अगेन रेक्ट इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, अब हम ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था इस लाइन में, यहाँ जस्ट डिक्लेयर हुआ था। न्यू रेक्टेंगल जब हमने लिखा साथ, तो अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। या तो इन दो लाइनों को मिला के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली इस वे में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है। We can create n number of objects of a class, each having a different memory storage area. हम n number of objects यानी आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाना चाहते हैं कर सकते हैं क्लास के, और हर एक का डिफरेंट मेमोरी एरिया होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा होगा। एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स, अभी पिछली स्लाइड में देखा हमने कैसे एक्सेस करना होता है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नेम लिखते हैं, डॉट डाल के जो वेरिएबल है लाइक नेम है, आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनीथिंग, वो आप डॉट के बाद लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने किसी मेथड या फंक्शन को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट डाला और आगे मेथड का नेम, और इन केस अगर उसके पैरामीटर लिस्ट है तो वो भी लिखी जाती है। इसको आगे कोड एग्जांपल से देखते हैं कि इनको कैसे डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इस एग्जांपल में देखें यूजिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की हुई है, क्लास डिक्लेयर की किस नेम से, रेक्टेंगल की नेम से, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट लेंथ एंड विड्थ, ठीक। एक क्लास ली जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेंथ के एंड विड्थ का, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है पब्लिक वॉइड। वॉइड बेसिकली डिनोट कर रहा होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। वॉइड इसलिए लिखा है। गेट डाटा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का नेम है और इसके पेरेंथेसिस में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक। और यहाँ अंदर इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, लेंथ को क्या वैल्यू दे रहे हैं, जो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे वो x जो है वो लेंथ को असाइन करें और y में जो रिसीव करेंगे वो विड्थ को असाइन करें, और ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक इंट रेक्टेंगल, रेक्ट एरिया लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है। इंट यहाँ लिखा है, दैट मीन्स ये फंक्शन इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ वॉइड लिखा था, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक। इंट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इंट एरिया में, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एरिया, ठीक। ये एक क्लास हो गई, क्लास रेक्टेंगल, उसको यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। एक और क्लास ली हुई है रेक्ट के नाम से, ठीक। इसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको पता है कि जब भी आपने अपने क्लास को रन करना हो तो जिस क्लास में आपका मेन फंक्शन होता है वो क्लास रन होती है, वहाँ आपका एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम रन होने का। तो हमारे पास इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर क्या लिया हुआ है, इंट एरिया 1 एक वेरिएबल लिया, रेक्टेंगल, ये क्लास थी रेक्टेंगल, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं रेक्टेंगल, rect1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। जब क्लास पब्लिक हो तो आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास इस क्लास के वेरिएबल्स क्या हैं, पब्लिक हैं, तो कोई भी क्लास इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। यहाँ हमने रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्ट1,
अब क्या लिखा, ऑब्जेक्ट नेम rect1 डॉट गेट डेटा। गेट डेटा क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन का नेम है, ठीक। और उसके अंदर क्योंकि 2 पैरामीटर्स थे तो हमने 2 पैरामीटर्स पास किए। तो जब ये लाइन कॉल होगी तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल होगा। x में क्या वैल्यू पास ऑन होगी 12, और यहाँ पे 10 लिखा है, दैट मीन्स y में क्या वैल्यू पास होगी 10। लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, x में क्या वैल्यू आई हमारे पास 12, और विड्थ क्या हो जाएगी, y में क्या आई 10। यहाँ 12 स्टोर हो गया, यहाँ 10 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरिया 1 इज इक्वल टू rect1 डॉट रेक्ट एरिया। rect1 ये ऑब्जेक्ट का नेम था, डॉट रेक्ट एरिया हमारे पास इस फंक्शन का नेम है, ठीक है। जब ये लाइन लिखी तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ। इसमें क्या हो रहा है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ अभी यहाँ पे हमने क्या की थी, इनिशियलाइज करवाई थी 12 और 10 से। सो लेंथ हमारे पास क्या है 12 है, विड्थ हमारे पास 10 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या सेव हो गया 120। और ये फंक्शन क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जब ये फंक्शन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा तो हम उसे किस में स्टोर करवा रहे हैं, एरिया 1 के अंदर, ठीक है। हमने एरिया 1 इज इक्वल टू क्यों लिखा है, ताकि हम जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो हम उसे इसमें सेव करवा लें, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा आ जाएगा प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए, और एरिया 1 यानी ये वाला वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो डिस्प्ले पे आ जाएगी, ठीक है। सो इस कोड में हमने देखा कि हम क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास रेक्टेंगल, उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके मेथड्स डिक्लेयर किए। फिर हमने एक और क्लास ली जिसमें हमारे पास मेन फंक्शन था जो कि एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। इस फंक्शन के अंदर हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यहाँ से फंक्शंस कॉल की और यहाँ पे इस क्लास के अंदर डाटा को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। उसके बाद हैं जी कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। यूजली कंस्ट्रक्टर्स यूज़ होते हैं कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू देनी हो या इनिशियलाइज करना हो, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा, आप उसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर्स के लिए ये रूल है कि जो आपकी क्लास का नेम होगा एज इट इज़ कंस्ट्रक्टर का नेम वही रखा जाता है। दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर्स की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लास का नेम क्या है, रेक्टेंगल है, 2 वेरिएबल्स हैं लेंथ एंड विड्थ के। लेकिन यहाँ पे पिछली एग्जांपल में हमारे पास क्या था, गेट डेटा था। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, पब्लिक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसका नेम था, क्लास का, और रेक्टेंगल यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टर का नेम है। जो क्लास का नेम होता है एग्जैक्टली उसी नाम से अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टर्स। इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स दे सकते हैं बट इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगेन वही वाला कोड है, पब्लिक इंटरेक्ट एरिया। इस क्लास में रेक्ट वाली क्लास में मेन फंक्शन है, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे देखें रेक्टेंगल, रेक्ट1 न्यू रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पिछली दफ़ा तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें एक फंक्शन कॉल करनी पड़ी थी गेट डाटा की। पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर हमने एक फंक्शन कॉल की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें रेक्टेंगल रेक्ट1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल और 12 और 10। जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसी क्लास नेम के साथ डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। जो हमारी क्लास का नेम था एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्टर का नेम था, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये दोनों वेरिएबल्स पैरामीटर्स पास ऑन होंगे, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो हमें कोई अलग से फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा, कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, ठीक है। और अगेन वही रेक्टेंगल एरिया वाला फंक्शन कॉल हुआ है और उसे आप प्रिंट आउट करवा रहे हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं, हमारे पास
जो क्लास का नेम है उसी नेम से जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। पर्पस क्या होता है, ताकि आप फ़ौरन से ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर दें जैसे ही वो क्रिएट हों, और कंस्ट्रक्टर्स की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम एज ऑफ क्लास बट डिफरेंट नंबर एंड नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ओवरलोडेड एंड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, उसी की ये भी टर्मिनोलॉजी है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिनमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हों या उनके नेम चेंज हों तो उनको आप ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, क्लास का नेम क्या है, हमारे पास रूम है, दो उसमें वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथ और विड्थ के नाम से। अब यहाँ देखें, ये भी रूम है और ये भी रूम है, यानी हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। क्लास के नेम के बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हैं। इस केस में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और इस केस में हमारे पास एक पैरामीटर है। ठीक है, सो इनको आप ओवरलोडेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है लेकिन या तो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, यानी इसमें दो हैं, इसमें एक है, किसी में तीन होंगे, किसी में चार होंगे। एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, प्लस या उनका नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंट एक्स होता और यहाँ पे इंट जेड होता, दोनों में एक ही होते लेकिन नेम चेंज होते, तब भी ओवरलोडेड था। यहाँ नेम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ एक है, इसलिए इनको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी देखें, जब मेन फंक्शन में रूम हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें R1 न्यू रूम, यहाँ हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, और इस केस में रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम और एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिखा है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। इनको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हों, यानी किसी में एक है, किसी में दो हैं, किसी में तीन है, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम हों लेकिन उनके नेम्स डिफरेंट हों, तो ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जितने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उस हिसाब से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, बाकी कोड एग्जैक्टली वैसे ही है जितना जो हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा है। उसके बाद है जी डिस्ट्रक्टर्स। इट इज़ ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर रहा होता है, और डिस्ट्रक्टर क्या है, उसका ऑपोजिट है। इट इज़ अ मेथड कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म कर लिया है और अब उस ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर से पता चल रहा है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करना, तोड़ देना। ठीक है, तो आप डिस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज़ द सेम एज द नेम ऑफ क्लास नेम एंड इज प्रीसीडेड बाय द टिल्ड। अच्छा जी, डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जो क्लास का नेम होता है एग्जैक्टली वही नेम होता है डिस्ट्रक्टर का भी, लेकिन उससे पहले आपने ये साइन लगाना होता है। ठीक है, टिल्ड का। दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, सेम, ना कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती है ना डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती है। दे डू नॉट टेक आर्ग्यूमेंट्स। एंड वन मोर थिंग कि डिस्ट्रक्टर्स में कोई आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं होते। कंस्ट्रक्टर्स में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर्स में वो भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल क्लास का नेम क्या है, फन, तो यहाँ पे देखें डिस्ट्रक्टर अगर आपने क्रिएट करना है तो उसी क्लास के नेम से पहले आप क्या टिल्ट का साइन लगाएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। C# मैनेजेस मेमोरी डायनामिकली एंड यूजेस अ गार्बेज कलेक्टर टू एग्जीक्यूट ऑल डिस्ट्रक्टर्स ऑन एग्जिट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनलाइजेशन। अच्छा जी, वैसे और लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप देखें तो आपको डिस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता था कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना है। C# के अंदर ये बेनिफिट है कि इसमें ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाता है, बेशक आप डिस्ट्रक्टर कॉल ना भी करें। C# का जो फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर, यानी जब आप प्रोग्राम रन कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर
कुछ एक फाइनाइट टाइम के बाद, कुछ एक लिमिटेड टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है और सारे ऑब्जेक्ट जो कि अनयूजेबल हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको खुद से डिस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद भी डिस्ट्रक्टर कॉल करके डिस्ट्रॉय कर देता है। So that is all from the today's lecture.